वाइफ्स क्वालिफिकेशन नो बार टू मेंटेनेंस रूल्स HC। वाइफ्स ये अपोस्ट्रोफी एस होता है, इसको केस ऑफ पोजीशन कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ का की के होता है। तो पत्नी की क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। पत्नी की योग्यता नो बार कोई बाधा नहीं है, टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का हिंदी मतलब होता है गुजारा भत्ता। और गुजारे भत्ते का मतलब आप जानते होंगे कि जब पत्नी अपने पति से अलग रह रही होती है तो उसके गुजारे के लिए पति जो उसे कानूनी तौर से भत्ता देता है उसको गुजारा भत्ता कहते हैं। रूल्स, रूल का मतलब होता है कहना या नियम जारी करना या आदेश जारी करना। HC का मतलब होता है हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी की योग्यता गुजारा भत्ता पाने में कोई बाधा नहीं है। अगर सीधा सीधा हम समझें तो कहने का मतलब यह है कि अगर पति और पत्नी के बीच कोई विवाद हो गया है, पत्नी अगर पति से अलग रहने लगी है तो चाहे वो कितनी भी योग्यता क्यों न रखती हो, पति को गुजारा भत्ता उसको देना ही पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। चलिए पढ़ते हैं आगे और कानूनी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे बहुत शानदार वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। और समाज के अंदर आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं सजग हो जाओगे। ए वाइफ कैन नॉट बी डिनाइड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात CRPC मेयरली बिकॉज शी इज़ हाईली क्वालिफाइड और पजेसेस वोकेशनल स्किल्स। यहाँ तक ही देखो, ए वाइफ एक पत्नी कैन नॉट बी डिनाइड, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, अर्थात एक पत्नी को इनकार नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस गुजारा भत्ता देने से अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC, जो कि उसको CRPC की धारा 125 के तहत कानूनी रूप से दिया जाता है। मेयरली केवल, बिकॉज क्योंकि, शी इज़ वह है, हाईली बहुत ज़्यादा, क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा योग्य है, योग्यता रखती है, और पजेसेस या फिर वो उसके पास है वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल का मतलब हो गया व्यावसायिक निपुणता, यानी कि अगर उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है, तो कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है, तो अगर उसके पास कोई ऐसी योग्यता है या वह बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है तो केवल इस बात को आधार मानकर CRPC की धारा 125 जो उसको अधिकार देती है गुजारा भत्ता पाने का, तो उसकी इस योग्यता के आधार पर उसको गुजारा भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है हैज़ रूल्ड, उसने आदेश जारी किया, निर्देश जारी किया, या उसने कहा, क्या कहा, सेटिंग असाइड ए बुलंदशहर फैमिली कोर्ट्स ऑर्डर। सेटिंग असाइड मतलब एक साइड रखते हुए या खारिज करते हुए, तो बुलंदशहर की एक फैमिली कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि भाई पत्नी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, इसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। तो इस आदेश को एक साइड रखते हुए, किनारे करते हुए, खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अभी ऊपर हमने बात बताई है वो आदेश जारी किया कि ये कोई आधार नहीं है, गुजारा भत्ता देना ही होगा। इन इट्स ऑर्डर डेटेड जनवरी 8, इन इट्स ऑर्डर अपने आदेश में, डेटेड जनवरी 8 जो 8 जनवरी को जारी किया गया, ए बेंच ऑफ जस्टिस गरिमा प्रसाद, एक बेंच, बेंच का मतलब होता है पीठ, तो न्यायमूर्ति की एक पीठ, न्यायमूर्ति जिनका नाम गरिमा प्रसाद है उनकी एक पीठ ने सैड कहा, क्या कहा, इट इज़ मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस का मतलब, मिसप्लेस्ड का मतलब होता है गलत, ये गलत होगा फॉर ए हस्बैंड एक पति के लिए, टू रिलाई भरोसा करना, सोलली केवल, ऑन द क्वालिफिकेशंस योग्यता पर, ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी की,
टू इवेड बचने के लिए हिज लीगल ऑब्लिगेशन अपनी कानूनी जिम्मेदारी को टू मेंटेन हर उसको मेंटेन करने की, यानी कि पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी को मेंटेन करने की। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का कहना यह है कि अगर पत्नी हाईली क्वालिफाइड है और पति केवल ये सोच करके कि पत्नी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है इसलिए वो उसको गुजारा भत्ता ना दे जो उसका कानूनी अधिकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गलत हो जाएगा। द बेंच ऑब्जर्व्ड दैट द वाइफ्स स्टैट्यूटरी राइट टू मेंटेनेंस कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। द बेंच ऑब्जर्व्ड, बेंच ने कहा, दैट की द वाइफ्स पत्नी का स्टैट्यूटरी राइट, इसका अर्थ होता है संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। तो पत्नी का जो वैधानिक अधिकार है टू मेंटेनेंस गुजारा भत्ता पाने का, कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड, तो उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेंच ने कहा कि जो एक पत्नी का संवैधानिक अधिकार गुजारा भत्ता पाने का होता है तो उसका उल्लंघन उस अधिकार का नहीं किया जा सकता अपॉन वाइज सेटिंग अप ए केस, एक मामले को उठा करके, दैट शी हैज़ द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कि उसके अंदर क्षमता है टू अर्न कमाने की। समझ रहे हो ना आप बात, कि केवल ये कह देना कि पत्नी के पास तो इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि वो कमा सकती है, ये कह करके उसका जो वैधानिक अधिकार गुजारा भत्ता पाने का है उसके उस अधिकार को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। द वाइफ्स मेयर पोटेंशियल टू अर्न इज डिस्टिंक्ट। द वाइफ्स पत्नी की मेयर केवल पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का मतलब संभावना भी होता है और पोटेंशियल का मतलब क्षमता भी होता है। तो पत्नी की केवल जो क्षमता है टू अर्न कमाने की इज डिस्टिंक्ट, वो भिन्न है, वो अलग है, फ्रॉम एक्चुअल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जो एक्चुअल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होता है। एक्चुअल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ, जो वास्तव में एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा रोजगार जो व्यक्ति को आमदनी देता है। तो एक तरफ तो वो एक्चुअल, वो वास्तविक रोजगार है जो आमदनी दे रहा है, एक तरफ जो है उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है लेकिन वो कमा नहीं पाता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो वही बात उन्होंने कही कि योग्यता का होना और वास्तव में कमाई का होना वो दोनों अलग बातें हैं। जस्टिस प्रसाद पॉइंटेड आउट, ऐसा जो है न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, क्या कहा अदालत ने, इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, फॉर ए वूमन, एक महिला के लिए, टू रिजॉइन द वर्क फोर्स। रिजॉइन का मतलब होता है फिर से ज्वाइन करना, वर्क फोर्स का मतलब हो गया काम, यानी कि जैसे कोई लड़की काम कर रही थी, पहले से कहीं जॉब करती थी, फिर उसकी शादी होगी, उसने जॉब छोड़ दी और कुछ साल के बाद अगर वो उसको रिजॉइन करना चाहे तो तब की बात हो रही है कि ये बड़ा मुश्किल है कि एक महिला अपने वर्क को, अपने काम को फिर से शुरू करती है, फिर से ज्वाइन करती है आफ्टर ईयर्स, सालों के बाद, ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, एंड चाइल्ड केयर ड्यूटीज़, चाइल्ड केयर मतलब बच्चों को संभालना, बच्चों की देखरेख करना। तो कहने का मतलब यह है कि एक महिला के लिए जो पहले काम किया करती थी, फिर उसने घर की जिम्मेदारियों के लिए, बच्चों की केयर करने के लिए अपना काम छोड़ दिया, तो कई सालों के बाद फिर से रिजॉइन करना उसके लिए बहुत कठिन काम होता है। द हार्ड रियलिटी इज़ दैट, द हार्ड रियलिटी, जो कठोर सच्चाई है ना, जो कड़वी सच्चाई है, इज़ दैट, वो है क्या, वीमन आर एक्सपेक्टेड, कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है, टू फुलफिल, पूरा करने की, दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेदारियाँ। तो कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो घर की देखरेख करें और बच्चों की देखरेख करें।
इवन एट द कॉस्ट, इवन एट द कॉस्ट मतलब कीमत पर भी, ऑफ देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा की कीमत पर, और प्रोफेशनल करियर या उनके प्रोफेशनल करियर की कीमत पर। कहने का मतलब यह है कि एक महिला चाहे कितनी भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, वो प्रोफेशनली कितना भी बड़ा करियर क्यों ना उसका हो गया हो, फिर भी जो है मतलब उससे उम्मीद की जाती है कि वो घरेलू कामकाज संभाले और बच्चों की देखरेख भी करे। ये हार्ड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है, ऐसा जज साहब ने कहा। बट व्हेन मैरिटल डिस्कॉर्ड अराइजेज, बट लेकिन व्हेन जब मैरिटल डिस्कॉर्ड अराइजेज, मैरिटल डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया वैवाहिक झगड़े, अराइज का मतलब होता है पैदा होना, लेकिन जब वैवाहिक झगड़े पैदा हो जाते हैं, द वेरी सेक्रीफाइस इज ऑफन पोर्ट्रेड एज ए डेविलिश एक्ट। तो जो वेरी सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान, है नहीं। तो जो बलिदान है या जो त्याग है, इज ऑफन पोर्ट्रेड, उसको ऐसा दिखाया जाता है एज ए डेविलिश एक्ट। डेविलिश एक्ट का मतलब होता है शैतानी हरकत, शैतान के जैसा काम। किस काम को दिखाया जाता है, इंटेंडेड टू एक्सटेंड मनी फ्रॉम द हस्बैंड, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है लेना, खींचना, मनी पैसा फ्रॉम हस्बैंड पति से। द HC सेड, हाई कोर्ट ने कहा। कहने का मतलब यह है कि जब पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक झगड़े होने लगते हैं, पत्नी अलग रहने लगती है पति से, यानी कि दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, और पत्नी जब पति से अपना गुजारा भत्ता की मांग करती है, तो उसने चाहे कितना भी सेक्रीफाइस क्यों ना किया हो, जब वो गुजारा भत्ता मांगती है, जब वो पैसा मांगती है, तो उसके इस कृत्य को शैतानी हरकत करार दिया जाता है। सच स्वीपिंग एजम्पशंस, सच ऐसे, स्वीपिंग का मतलब होता है विस्तृत या व्यापक, एजम्पशंस का मतलब होता है धारणा। तो ऐसी जो व्यापक धारणाएं हैं, आर हैं नॉट ओनली, न केवल अनफेयर गलत, तो ऐसी धारणाएं न केवल गलत हैं बट डीपली इनसेंसिटिव, लेकिन वो डीपली का मतलब बहुत ज़्यादा गहराई पूर्वक, इनसेंसिटिव का मतलब असंवेदनशील, बल्कि वो असंवेदनशील भी हैं टू द सोशल, सामाजिक एंड इमोशनल, और भावनात्मक रियलिटीज, वास्तविकताएं, दैट वीमन की महिलाएं फेस, सामना करती हैं। द जज एडेड, जज ने कहा। कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यापक अजम्पशंस हैं, ये जो धारणाएं हैं, तो ना केवल ये गलत हैं बल्कि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हैं, और सामाजिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर महिलाओं को इन धारणाओं का सामना करना पड़ता है। द HC सेंट द मैटर बैक टू फैमिली कोर्ट, द HC हाई कोर्ट ने सेंट भेज दिया। देखो सेंड होता है ना, SEND, सेंड जो वर्ब होती है उसका मतलब होता है भेजना, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। द HC सेंट, हाई कोर्ट ने भेज दिया, द मैटर, मामले को, बैक, वापस, टू फैमिली कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट होती है जिसने वो पहले आदेश जारी किया था गुजारा भत्ता ना देने का, तो उसी को, मामले को वापस हाई कोर्ट ने भेजा। डायरेक्टिंग, निर्देश देते हुए, इट, इसको, और अदालत को निर्देश दिया, यानी कि फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया, टू डिटरमिन, कि वो डिटरमिन करे, वो निश्चित करे, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, फॉर द पिटिशनर वाइफ, जो याचिकाकर्ता, पिटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता होता है, तो ये याचिकाकर्ता पत्नी है, उसके लिए गुजारा भत्ता देना सुनिश्चित करे, एंड सन, और उसके बेटे के लिए, यानी कि जो पत्नी और उसका बेटा अपने पति से अलग रह रही है ना, तो फैमिली कोर्ट को आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि वो उन दोनों के लिए गुजारा भत्ता सुनिश्चित करे, बेस्ड ऑन, आधार पर, द हस्बैंड्स ग्रॉस इनकम, जो पति की
ग्रॉस इनकम होती है, जो कुल आमदनी है, उसके हिसाब से गुजारा भत्ता उनको सुनिश्चित करे। एंड द प्रिंसिपल्स, और जो सिद्धांत हैं ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के, एम्बेडेड, जो दर्शाए गए हैं, जो निहित हैं इन सेक्शन, धारा में 125 सीआरपीसी विद इन ए मंथ, यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 में सामाजिक न्याय के जो नियम, जो अधिकार दिए गए हैं, उसके आधार पर और पति की जो कुल आमदनी है उसके आधार पर पत्नी के लिए और उसके बेटे के लिए गुजारा भत्ता सुनिश्चित किया जाए, और ये काम 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया। द एडिशनल प्रिंसिपल जज, द एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य जज। जो एडिशनल प्रिंसिपल जज हैं ऑफ बुलंदशहर कोर्ट के हैड रिजेक्टेड, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने खारिज कर दिया था द वाइफ्स एप्लीकेशन, पत्नी की एप्लीकेशन को फॉर मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता पाने की। ठीक है जी। तो बुलंदशहर की जो एक फैमिली कोर्ट थी, तो उसने जो है पत्नी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी गुजारा भत्ता पाने के लिए, उसे खारिज कर दिया था। मूव्ड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, और ये एप्लीकेशन पत्नी ने जो है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर की थी कोर्ट में। द सेक्शन एम्पावर्स, जो सेक्शन है, जो धारा है, वो एम्पावर करती है, वो शक्ति प्रदान करती है ए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को क्या शक्ति प्रदान करती है भाई? ये जो धारा है ना, किधर, कौन सी, सीआरपीसी की 125, ये एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करती है टू ऑर्डर, आदेश देने के लिए, मंथली मेंटेनेंस, मासिक भत्ता, व्हेन, जब, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हैविंग सफिशिएंट मीन्स, जब एक व्यक्ति, हैव की का मतलब यहाँ पर रखने से है, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, मीन्स का मतलब साधन, कि जब एक व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है, नेग्लेक्ट्स, तो वो नेग्लेक्ट करता है, वो अनदेखा करता है, और रिफ्यूजेस या फिर इनकार करता है टू मेंटेन हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, माइनर, नाबालिग को, डिसेबल्ड, विकलांग को, चाइल्ड मतलब बच्चा यानी कि या तो माइनर हो या डिसेबल्ड हो, और पेरेंट्स या माता पिता को, हु आर, जो हैं, अनेबल, अयोग्य, टू मेंटेन देमसेल्फ, अपने आप को मेंटेन करने के लिए या अपना खर्च उठाने के लिए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया ना। कहना वो ये चाह रहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं, क्षमता प्रदान करती है कि वो चाहे तो एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, तो उसको आदेश जारी कर सकता है कि वो अपनी अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता दे, अपने माइनर बच्चे या डिसेबल्ड बच्चे को गुजारा भत्ता दे, या अपने माँ बाप को गुजारा भत्ता दे जो कि अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं। द फैमिली कोर्ट हैड रिजेक्टेड, जो फैमिली कोर्ट है, हैड रिजेक्टेड, उसने खारिज कर दिया था द वाइफ्स प्ली, पत्नी की याचिका को, ऑन द ग्राउंड्स, आधार पर, दैट शी हैड कंसील्ड, कंसील का मतलब होता है छिपाना, कि उसने छिपाया था हर अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को, अपनी व्यावसायिक शिक्षा को, फ्रॉम द कोर्ट, अदालत से। यानी कि अदालत ने कहा कि भाई तुमने जो है अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन हमसे छिपाई है, इसलिए तुम्हारी ये याचिका जो गुजारा भत्ते की है उसे खारिज किया जाता है। वॉज लिविंग सेपरेटली, और ये वाइफ जो है लिविंग रह रही है सेपरेटली, अलग, फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से, विदाउट, बिना, एनी सफिशिएंट कोज। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, कोज का मतलब कारण। और ये पत्नी जो है ना, ये जो महिला है, ये अपने पति से बिना किसी उचित कारण के या बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रह रही है।
एंड हैड रिफ्यूज्ड, और इसने मना कर दिया था, टू रिटर्न, वापस लौटने के लिए, टू हर मैट्रिमोनियल होम। मैट्रिमोनियल होम का मतलब होता है ससुराल। और इस महिला ने मना कर दिया था कि भाई मैं अब किसी कीमत पर भी अपनी ससुराल में नहीं जाऊंगी। डिस्पाइट, बावजूद, प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के, अंडर सेक्शन 9, धारा 9 के तहत जो कार्यवाही की गई उसके बावजूद भी, ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट की। अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसको। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का हिंदी मतलब होता है वैवाहिक अधिकारों की बहाली। कहने का मतलब यह है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में बना था, तो इसमें एक धारा है 9, सेक्शन 9 इसको कहते हैं। तो सेक्शन 9 धारा ये कहती है कि अगर पति और पत्नी में कोई छोटा मोटा विवाद हो गया, कोई सफिशिएंट कारण नहीं है, कोई पर्याप्त कारण नहीं है, और पति और पत्नी यदि अलग रह रहे हैं, तो जो पीड़ित पक्ष है, यानी कि अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो पति पीड़ित पक्ष हुआ, वो चाहता है कि पत्नी वापस आ जाए लेकिन वो नहीं आ रही है, तो पति पीड़ित पक्ष हुआ। अगर पति पत्नी से अलग हो गया और पत्नी चाहती है कि वो वापस उसको ले ले लेकिन वो उसको नहीं ले रहा है, तो फिर पत्नी पीड़ित पक्ष हो गया। तो ये सेक्शन 9 ये कहती है कि जो पीड़ित पक्ष है वो अदालत में जा सकता है और वहाँ पे कह सकता है कि भाई बिना किसी उचित कारण के या बिना किसी पर्याप्त कारण के मेरा जो जीवन साथी है वो मुझसे अलग रह रहा है। तो कोर्ट उस अलग रह रहे जीवन साथी को आदेश देती है कि भाई जब कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो तुम अपने जीवन साथी के साथ रहो, और यदि वो 1 साल तक भी इस आदेश का पालन नहीं करता है तो फिर वो चीज़ जो है तलाक का आधार बन जाती है, डिवोर्स का आधार बन जाती है। तो ये सेक्शन 9 जो है एक तरह से छोटे मोटे पति पत्नी के जो विवाद होते हैं जिसमें वो अलग अलग रहने लगते हैं, उनको एक करने के लिए एक प्रयास होता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, कोर्ट ने उसको आदेश दिया था कि भाई तुम अपने पति के साथ रहो, लेकिन पत्नी ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो अपनी जो है मैट्रिमोनियल होम नहीं जाएगी। द HC नोटिस्ड, जो हाई कोर्ट है ना उसने नोटिस दिया था, उसने HC नोटिस्ड दैट द वाइफ माइट हैव, नोटिस नहीं दिया था, मतलब कहने का यह है कि जो हाई कोर्ट है उसने कहा दैट द वाइफ, की जो पत्नी है, माइट हैव लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम, तो हो सकता है उसने अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया हो, अपनी ससुराल को छोड़ दिया हो, ड्यू टू के कारण इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट का मतलब होता है अभद्र व्यवहार। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हो सकता है कि उसने अपना ससुराल इसलिए छोड़ दिया हो क्योंकि उसके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, एंड दैट देयर वॉज नो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द वाइफ्स हैविंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। और कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है, कोई ऐसी विशेष चीज़ें पता नहीं चली हैं जो ये बता सकें कि उसको कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि कहीं से उसको आमदनी हो रही है, कहीं से उसको सैलरी आ रही है, कहीं से उसको कोई इनकम हो रही है बड़ी, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। इस तरह के भी तथ्य सामने नहीं आए हैं, इसलिए उसको और उसके बेटे को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। ऐसा आदेश जो है हाई कोर्ट ने जारी किया।